वर्तमान में देश की परिस्थिति एवं अपनी व्यक्तिगत स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए समस्त शिक्षाविदों से अध्ययन एवं अध्यापन के संबंध को बनाए रखने के लिए उचित सहयोग की अपेक्षा करता है, जो कि अविस्मरणीय रहेगा। आज हम सरकार की नीति, लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस का अनुसरण कर परिवार, राज्य, देश को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं जितेंद्र कुमार होता, सहायक प्राध्यापक भूगोल, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर, आपसे समाज के संस्तरण या स्तरीकरण पर चर्चा करते हैं, जो कि अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद हो। सामाजिक संस्तरण या स्तरीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, मानव जीवन के लिए समाज का स्तरीकरण या संस्तरण अति आवश्यक है। वर्तमान में देश की परिस्थिति एवं अपनी व्यक्तिगत स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए समस्त शिक्षाविदों से अध्ययन एवं अध्यापन के संबंध को बनाए रखने के लिए उचित सहयोग की अपेक्षा करता है, जो कि अविस्मरणीय रहेगा। आज हम सरकार की नीति, लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस का अनुसरण कर परिवार, राज्य, देश को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं जितेंद्र कुमार होता, सहायक प्राध्यापक भूगोल, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर, आपसे समाज के संस्तरण या स्तरीकरण पर चर्चा करते हैं, जो कि अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद हो। सामाजिक संस्तरण या स्तरीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, मानव जीवन के लिए समाज का स्तरीकरण या संस्तरण अति आवश्यक है। सामाजिक संस्तरण या स्तरीकरण के अंतर्गत सबसे पहले उसके अर्थ के बारे में हम समझ लें कि सामाजिक संस्तरण क्या है। वास्तविक में देखा जाए, सामाजिक संस्तरण हमारे या मानव के द्वारा बनाए गए समाज के उच्च या निम्न वर्गों के बीच जो विभिन्नताएं या जो विभाजन किया जाता है, या एक व्यवस्था है जो कि प्राचीन काल से इस तरह की व्यवस्था की गई है। एक समूह दूसरा समूह या संस्कृति के आधार पर विषमताएं को देखते हुए अलग अलग स्तरों पर समाजों का विभाजन किया गया है। सामाजिक विभाजन को हम सामाजिक विभेदीकरण का परिणाम मानते हैं। विभेदीकरण समाज के अतीत काल से चला आ रहा है। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि समाज में आयु के आधार पर, लिंग, धर्म, जाति, प्रजाति, शिक्षा, भाषा और संपत्ति की विषमताओं को ध्यान में रखते हुए समाज व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों में उनका विभाजन करता है। किसी समाज में विभेदीकरण का हम सामान्य रूप से दो प्रकार से उनका विभाजन कर सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से और दूसरा सामाजिक रूप से। व्यक्तिगत रूप से तात्पर्य यह होता है कि हम व्यक्ति के आयु, लिंग या वर्ण, लंबाई, बुद्धि और संपत्ति के आधार पर करते हैं।
जबकि हम सामाजिक स्थिति को जब ध्यान में रखते हैं, धर्म, भाषा, संस्कृति, राजनीति, आर्थिक स्तर की विषमताओं को महत्व रख देते हैं। समाज में विद्यमान उच्चता या निम्नता की दशा को ध्यान में रखते हुए भी हम सामाजिक स्तरण के रूप में उनका विभाजन करते हैं। सामान्यतः प्रत्येक समाज में जितनी भी जनसंख्या है वो उनको जाति, धर्म, प्रजाति, आय, व्यवसाय, पद के आधार पर उनका विभाजन किया जाता है। भले ही प्रकृति एवं प्रकार में कोई असमानता न हो। इस प्रकार सामाजिक संस्तरण समाज के सदस्यों समूहों को विभिन्न सोपानी स्तरों पर विभाजन करने की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा समाज में व्यक्तिगत समूहों को परिस्थिति में न्यूनाधिक मात्रा में स्थायी रूप से श्रेणीबद्ध किया जाता है। हम या समाजशास्त्री समाज के स्तरीकरण को परिभाषित करने के लिए अपने अनुभवों या शोध कार्यों के आधार पर अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसके अंतर्गत एक प्रमुख समाजशास्त्री ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने सामाजिक संस्तरण को एक ऐसी प्रक्रिया बतलाया है जिसके द्वारा व्यक्तियों तथा समूहों को न्यूनाधिक स्थायी या परिस्थितियों के उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जा सकता। इसी तरह और भी अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरण को परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें रेमंड मूरे ने सामाजिक संस्तरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। उसी क्रम में लुंडबर्ग ने भी सामाजिक संस्तरण को परिभाषित करने का प्रयास किया। संस्तरित समाज वह है जिसमें ऐसे विभेद होते हैं जिनके द्वारा उच्च और निम्न का आकलन किया जाता है। इस तरह से सामाजिक स्तरण का परिभाषा अनेक विद्वानों ने प्रस्तुत किया है, जिसमें जिस वर्ल्ड ने भी अपना विचार प्रस्तुत किया। सामान्य रूप से परिभाषा को बतलाने के या उनके विचारों को समझने के बाद हम सामाजिक संस्तरण की विशेषताओं को भी विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि सामाजिक संस्तरण की क्या विशेषताएं हैं। सामाजिक विस्तरण की विशेषता के अंतर्गत हम सबसे पहले प्रमुख विशेषता में सामाजिक प्रक्रिया को रखते हैं कि सामाजिक स्तरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि समाज में विद्यमान होता है। व्यक्तियों के द्वारा किया जाने कार्य विभिन्न तरह के उनके विचारों या उनके स्वभाव को हम ध्यान में रखते हुए या उनकी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हम उनके स्तरीकरण की विशेषता मानते हैं, जिसमें परिवार, विवाह, शिक्षा, धर्म आदि को प्रमुख माना जाता है। दूसरा विशेषता सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का तात्पर्य होता है व्यापक, देश में हो या विश्व स्तर पर हो।
मानव सभ्यता के आदिकाल से लेकर वर्तमान तक समाज संस्करण से वह नहीं रह सकता, क्योंकि समाज संस्करण ही मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज संस्करण ही उनके आर्थिक विकास को प्रभावित करता है और ये सार्वभौमिकता के तहत लिया जाता है। समाज में रहने वाला हर व्यक्ति, वह विदेशी हो या भारत का हो, अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को वो प्रस्तुत करता है और उसके आधार पर हम उनका स्तरीकरण कर सकते हैं। तीसरा विशेषता, स्वरूप में भिन्नता। मानव समाज का निर्माता है। प्राचीन काल में सामाजिक संस्करण का आधार आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जाति को प्रमुख मान करके किया जाता आ रहा है। आज वर्तमान में भी हम उन्हीं आधारों को प्रमुख मानते हैं। भारत में सामाजिक संस्करण मुख्यतः जाति प्रथा पर आधारित है, जबकि यूरोप जैसे देशों में स्वरूपता के अंतर्गत वर्ग व्यवस्था को प्रमुख माना जाता है या उनके गुणों को प्रमुख माना जाता है, जबकि हमारे भारत में जातीयता के आधार पर उनका स्तरीकरण किया जाता है। चौथी विशेषता, असमानता जनक। सामाजिक संस्करण समाज में असमानता उत्पन्न करता है। मतलब एक इसकी प्रमुख विशेषता है कि कोई भी समाज का जब हम स्तरीकरण करते हैं तो उनमें एक असमानता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। समाज में यही असमानता उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। पांचवा, प्रतिबंधित अंतःक्रिया। समाज का स्तरीकरण जब किया जाता है तो उसमें दो वर्गों के बीच अंतःक्रिया को प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है कि उसमें किस तरह के संबंध हैं, उस तरफ आंतरिक क्रियाएं कैसे हो रही हैं। एक वर्ग में या एक जाति में दूसरी जातियों में या अलग अलग वर्गों में किस तरह से आपसी एक अंतःक्रिया होती है। कहीं पर कम होता है, कहीं पर अधिक होता है। तो इस तरह से हम सामाजिक संस्करण की विशेषताओं के अंतर्गत 5 प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक संस्करण की विशेषताओं के बाद हम सामाजिक संस्करण या उसके स्तरीकरण के आधार का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से ऐसे आधार हैं जो कि व्यक्ति के समाज के स्थिरीकरण करने के लिए हम मजबूर होते हैं या आवश्यक है, जिनमें प्रमुख रूप से, जैसे मैंने बतलाया था पूर्व में, लिंग, आयु, प्रजाति, जाति, कार्यकुशलता, संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक सत्ता, पद आदि प्रमुख हैं। एक समाजशास्त्री वेबर ने भी सामाजिक संस्करण या स्तरीकरण के लिए मुख्य रूप से 3 आधार को बतलाया, जिसमें व्यवसायिक स्तर, राजनीतिक स्तर और आर्थिक स्तर को माना। कार्ल मार्क्स ने भी सामाजिक संस्करण के लिए सिर्फ 2 ही प्रमुख आधार को बतलाया है,
जिसमें पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। लेकिन अब ऐसा जब हम सामान्य रूप से सामाजिक संस्करण की बात करते हैं, समस्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक में देखा जाए, सामाजिक संस्करण जो है वो मुख्य रूप से दो वर्गों में ही किया जा सकता है। पहला कहा गया है जैविक आधार। जैविक आधार में सबसे पहले हम लिंग को रखते हैं, मतलब सेक्स। सामान्य रूप से देखा जाता है कि व्यक्ति या मानव को हम उनके लिंगों के आधार पर विभाजन कर सकते हैं, स्त्री या पुरुष, लड़की या लड़का, इस तरह से हम उनका विभाजन कर सकते हैं। दूसरा आयु। समाज के स्तरीकरण के लिए जैविक आधार के अंतर्गत हम आयु या एज को भी प्रमुख मानते हैं, जिसमें समाज में व्यक्ति के 5 वर्ग का निर्धारण किया गया है: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तात्पर्य है कि आयु वर्ग में स्त्री और पुरुषों के सामान्यतः अलग अलग कार्य और पद का भी निर्धारण होता है। परिवार का मुखिया किस तरह का कार्य करता है, परिवार के अन्य सदस्य किस किस तरह के कार्य को करके परिवार में सहयोग प्रदान करते हैं। तात्पर्य कि हम आयु के आधार पर सबको अलग अलग तरह का कार्यों की जिम्मेदारी देते हैं और इस तरह से हम उसका स्तरीकरण करते हैं और उससे परिवार कोई भी कार्य को अच्छे ढंग से कर सकता है। समाज में भी इसी तरह कार्य किए जाते हैं। समाज में रहने वाला या उसमें शामिल रहने वाला हर व्यक्ति की आयु के आधार पर उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि कौन व्यक्ति उम्र के आधार पर किस तरह के कार्य को कर सकता है, और इससे हमारे सभी कार्य जो हैं बहुत ही सरल और सहज ढंग से हो जाते हैं। तीसरा प्रजाति। प्रजाति सामान्य रूप से देखा जाए समाज या देश में एक से अधिक प्रजाति के लोग पाए जाते हैं और उनको हम अलग अलग स्तरों पर विभाजन करते हैं। उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग का विभाजन तो करते ही हैं, लेकिन दूसरे देशों में देखा जाए, जैसे दक्षिण अफ्रीका की बात करें, तो वहां पर काले और गोरे रंग का ज्यादा महत्व दिया जाता है। गोरा व्यक्ति का एक अलग स्तरीकरण किया जाता है, काले व्यक्ति का स्तरीकरण अलग किया जाता है। तात्पर्य कि गोरे व्यक्तियों को ज्यादा अच्छा माना जाता है, इस तरह से उनका स्तरीकरण किया जाता है। पांचवा जन्म। सामाजिक रूप से बच्चे का जन्म लेना उसके कुल, वंश और जाति के आधार पर भी उनका हम स्तरीकरण करते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह किस तरह से या किस वर्ग में या किस वंश में वह जन्म लिया है, और उसका हम सामान्य रूप से स्तरीकरण कर देते हैं। और ये समाज के लिए अति आवश्यक होता है। समाज को चलाने के लिए, समाज के समस्त पक्षों को समझने के लिए हम एक जन्म के आधार पर भी उनका स्तरीकरण करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण में हम दूसरा जो आधार है, सामाजिक सांस्कृतिक आधार, यह भी एक सबसे प्रमुख महत्व रखता है, जिसके अंतर्गत हम आय और संपत्ति को प्रमुख मानते हैं। सामाजिक स्तरीकरण में प्रत्येक व्यक्ति की आय
और उसका संपत्ति कितना है। व्यक्ति महीना में कितना कमाता है या वार्षिक आमदनी कितनी है, उसकी पूंजी कितनी है, वह व्यक्ति निर्धन है या वह व्यक्ति धनी है या वह व्यक्ति मध्यम वर्गीय है, इसका हम निर्धारण करते हैं स्तरीकरण के लिए। इसके साथ साथ समय समय पर उनके आय या संपत्ति के घटने और बढ़ने की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी हम उनका स्तरीकरण कर सकते हैं। दूसरा, व्यवसाय। समाज में व्यक्तियों के व्यवसाय का भी अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। कुछ व्यवसायों को हेय दृष्टि से भी देखा जाता है, कुछ व्यवसाय को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वर्तमान में परंपरागत समाज के अंतर्गत प्रशासक, शिक्षक, चिकित्सा, इस तरह के व्यवसाय को सबसे उच्च वर्ग माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो व्यवसाय हैं, जैसे सामान्य रूप से देखा जाए कपड़ा धोने वाला व्यक्ति, बाल काटने वाला व्यक्ति, चमड़े का काम करने वाला, इन व्यवसायों को हम निम्न स्तर का मानते हैं। मतलब ये एक तरह का भावनाएं हैं, उनके आय या उनके कार्य को भी हम उसमें शामिल कर लेते हैं और इस तरह से हम उनका स्तरीकरण कर लेते हैं कि व्यक्ति का व्यवसाय क्या है, किस तरह का कार्य करता है। तीसरा, धार्मिक ज्ञान एवं कर्म। व्यक्ति प्राचीन काल से धार्मिक ज्ञान या धार्मिक कार्यों का अनुसरण करते आ रहा है। धर्म के बारे में जानने वाले व्यक्ति को ऊंचा स्थान दिया जाता है, जो धर्म के बारे में नहीं जानते या जानना नहीं चाहते उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता। जैसे देखा जाए मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी, धर्मगुरु, साधु संतों को सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान दिया जाता है। तो इस तरह से उनके कर्मकांड को भी हम अलग अलग स्तरों में विभाजन कर देते हैं कि कौन व्यक्ति किस तरह के कार्य को करता है। सामाजिक संस्तरण या स्तरीकरण के आधार के पश्चात हम सामाजिक संस्तरण के प्रकारों का भी अध्ययन करते हैं कि किस तरह से सामाजिक संस्तरण का विभाजन किया जा सकता है, उसको कितने प्रकार में हम अध्ययन कर सकते हैं। विभिन्न देश काल में समाज संस्तरण के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न तरह के क्रियाकलाप होते हैं, अनेक अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण परिवर्तनशील होते हैं। व्यक्ति समाज का निर्माण करता है, विभिन्न तरह के स्तरीकरण का भी स्वयं निर्माण करता है, इसलिए यह परिवर्तनशील हो सकता है। कोई व्यक्ति एक ही वर्ग में नहीं रहता, समय आने पर वह अपने स्तरीकरण में परिवर्तन कर सकता है, उसका स्थानांतरण हो सकता है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। व्यक्ति का स्तरीकरण जन्म से ही निर्धारित नहीं होता। यदि वो अच्छा कर्म करता है, अच्छा शिक्षा ग्रहण करता है,
पूंजी अधिक कमाता है तो अपने स्तरों को परिवर्तन कर सकता है। सामाजिक स्तरीकरण को हम दो स्तरों पर रख सकते हैं या दो प्रकार में विभाजन कर सकते हैं। पहला है बंद स्तरीकरण, क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन, और दूसरा है खुला स्तरीकरण, ओपन स्ट्रेटिफिकेशन। बंद स्तरीकरण का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति समाज में रहता है और जन्म के आधार पर वह कार्य करता है, अपनी आजीविका, अपने क्रियाकर्मों को जन्म के आधार पर ही वह उसको प्रमुख मानता है, उसको समान रूप से परिवर्तित नहीं कर सकता। उसको वो स्वीकृत कर लेता है, उसको वो मान लेता है कि मैं अपने इस स्थिति को परिवर्तन नहीं कर सकता। वह कहलाता है बंद स्तरीकरण, जिसमें प्रजाति, जाति व्यवस्था को शामिल किया जाता है। सामान्य रूप से भारत के अलावा दूसरे देशों में भी हम देखते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप में सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत उच्च वर्ग और निम्न वर्ग हम उनके प्रजातियों के आधार पर रखा जाता है। जैसे यूरोप प्रजाति के लोग सामाजिक स्तर उच्च और निग्रो या अमेरिकन इंडियन, जिसको रेड इंडियन कहा जाता है, ये सामाजिक स्तर पर निम्न माने जाते हैं। जिसका आधार प्रजाति है वह निर्धारित किया गया है। गोरे और काले व्यक्तियों को भी हम उनके स्तरीकरण में परिवर्तन नहीं कर सकते। भारत में बंद स्तरीकरण के अंतर्गत हम जाति प्रथा को प्रमुख मानते हैं। विभिन्न जातियों का सामाजिक स्तर पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। प्रत्येक जाति का पृथक नाम होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से हम जाति के आधार पर हम उनका विभाजन करते हैं और यह बंद स्तरीकरण कहलाता है। ये वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है और इसमें भी जाति व्यवस्था में उच्च और निम्नता पदानुक्रम पाया जाता है। जाति व्यवस्था में भी समाज कुल 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का अलग कार्य होता है, क्षत्रियों का अलग कार्य होता है, वैश्य का और शूद्र का अपना अलग अलग कार्य निर्धारित किया गया है। जिनका हम अपने समाज में एक अच्छा ब्राह्मण का कार्य पूजा करना, हवन करना प्रमुख माना जाता है। क्षत्रियों का शासन, देश, समाज की रक्षा करना, वैश्य का कृषि कार्य करना, व्यापार करना,
इस तरह से प्रमुख माना जाता है। ब्राह्मण को समाज में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, क्षत्रिय को दूसरा स्थान, वैश्य को तीसरा और शूद्र को चौथा। इस तरह से एक पदानुक्रम के तहत जाति व्यवस्था किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि वर्ण की विभिन्नता, जातियों और उपजातियों के आधार पर भी सामाजिक पदानुक्रम पाए जाते हैं। वर्तमान में स्वतंत्र भारत में समाज में उत्पन्न वर्ग चेतना तथा सामाजिक सुधारों और सामाजिक सरकारी प्रयत्नों के परिणामों के स्वरूप प्राचीन जाति व्यवस्था में कुछ शिथिलता अवश्य आई है। फिर भी समाज इन स्तरों को प्रमुख मानता है। बंद स्तरीकरण के अतिरिक्त दूसरा खुला स्तरीकरण भी एक प्रमुख प्रकार माना गया है। आधुनिक समाज में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है, जिसे हम सामाजिक वर्ग या सामाजिक स्तर का प्रमुख आधार मानते हैं। और एक खुला स्तरीकरण है, ये बदल सकता है, समय आने पर परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक स्तर वाले व्यक्तियों के समूह को एक सामाजिक वर्ग के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी स्थिति के आधार पर, अपने स्टेटस के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर उसे बदल सकता है। इसलिए हम उसे एक खुला स्तरीकरण मानते हैं। एक वर्ग का सदस्य जो है वह दूसरे वर्ग में जा सकता है। समान रूप से उसका अधिकार है, उसमें किसी भी तरह का कोई पाबंदी या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। समान वर्ग के सदस्य में अंतःक्रिया अधिक पाई जाती है, घनिष्ठता अधिक पाई जाती है, किंतु विभिन्न वर्गों में उच्च और निम्न की भावना के कारण पारस्परिक संबंध कम होता है, सीमित होते हैं। वर्ग व्यवस्था एक मुक्त व्यवस्था है, जिनमें जन्म का महत्व नगण्य होता है। जन्म का महत्व नहीं दिया जाता, वह अपने भविष्य की चिंता स्वयं करता है, उसका निर्णय स्वयं करता है, जिसे हम खुला स्तरीकरण मानते हैं। खुला स्तरीकरण के अंतर्गत निम्न प्रमुख आधार को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले आय एवं संपत्ति। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहते हुए आय और संपत्ति को बनाए रखने का स्वयं का अधिकार होता है। वह स्वयं अपनी इच्छाओं के आधार पर या अपनी कार्यशीलता के आधार पर वह आय बढ़ा सकता है, इनकम बढ़ा सकता है। संपत्ति बना सकता है, धनी हो सकता है। कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति पूंजीपति बन सकता है। इसलिए आय एवं संपत्ति जो है के आधार पर जो हम स्तरीकरण करते हैं वह एक खुला स्तरीकरण माना जाता है।
वेबर ने सामान्य रूप से आय और संपत्ति के आधार पर पूंजीपति या धनिक वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग, दो वर्गों में उनका निर्धारण किया है। दूसरा खुला स्तरीकरण, व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर सामाजिक वर्ग निर्धारित होते हैं। व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है या वकील है। उसके व्यवसाय के आधार पर उसको समाज में स्थान मिलता है। सामाजिक स्थितियों के आधार पर उसको उच्च माना जाता है, जबकि अन्य व्यवसाय को चयन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कपड़ा धोने वाला या सफाई करने वाला, चमड़े का काम करने वाला, इन लोगों को निम्न वर्ग का माना जाता है। इस तरह से इस कार्यों का जो चयन है कभी भी समय में किसी तरह से बदला जा सकता है। कोई भी कपड़ा धोने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, चमड़ा कार्य करने वाला व्यक्ति शिक्षक बन सकता है या वकील बन सकता है। मतलब व्यवसाय की प्रकृति जो होती है वह स्तरीकरण का निर्धारण करती है, और एक खुला तंत्र है। तीसरा शैक्षिक स्तर। शैक्षिक स्तर के अंतर्गत पढ़ने लिखने की जो स्वतंत्रता होती है। समाज में रहने वाला व्यक्ति यदि मान लो अच्छी शिक्षा ग्रहण किया हुआ है तो उसको ऊंचा स्थान प्राप्त होता है, उसको अच्छा माना जाता है। हर शिक्षित व्यक्ति को एक ऊंचा दर्जा मिलता है। खुला स्तरीकरण के अंतर्गत तीसरा आधार शैक्षिक स्तर को माना गया है। समाज में रहने वाला हर व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए स्वतंत्र होता है। यदि मान लो उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ जो व्यक्ति है, या उसके सामने कोई अनपढ़ व्यक्ति है, दोनों की तुलना करें, पढ़े लिखे व्यक्ति को उच्च दर्जा दिया जाता है, अनपढ़ व्यक्ति को या मूर्ख मान करके उसको निम्न दर्जा दिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि हम शिक्षा स्तर को भी स्तरीकरण में विभाजित कर सकते हैं। यह एक खुला स्तर है। अनपढ़ व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है, पढ़ा हुआ व्यक्ति पढ़ाई का उपयोग नहीं कर सकता, उसकी इच्छाओं पर निर्धारण करता है। चौथा, धर्म को भी प्रमुख माना गया है। व्यक्ति समाज में रह करके धर्म कर्म से जुड़ा हुआ रहता है। विभिन्न तरह से धर्म से जुड़े हुए कार्यों को वो अपनाता है या छोड़ता है, उसका अनुसरण करता है या नहीं करता, वो अपनी स्वेच्छा के आधार पर निर्धारित करता है। यह एक खुला तंत्र है, खुला स्तरीकरण है। साधु संतों के रूप में रहना लोग, पुजारी, मौलवी, भिक्षु, इनको हम एक ऊंचा स्थान देते हैं, और कोई साधारण व्यक्ति को हम निम्न स्थान देते हैं।
तो धर्म के आधार पर भी हम समाजीकरण का स्तरीकरण कर सकते हैं। धर्म से जुड़े हुए लोग जो ज़्यादा ही उसको प्राथमिकता देते हैं, उनको हम अच्छा मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, वो जैसा बोलता है उसका हम पालन करने का प्रयास करते हैं। इसलिए धर्म को प्रमुख माना जाता है इस स्तरीकरण के अंतर्गत। इसके अलावा निवास स्थान, व्यक्ति कहाँ रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, किस तरह के मकान में रहता है, झोपड़ी में रहता है, बंगला में रहता है, सामान्य मकान में रहता है, इसके आधार पर भी हम उसका विभाजन कर सकते हैं। और यह परिवर्तनशील हो सकता है। यह खुला तंत्र है, खुला स्तरीकरण है। गांव का रहने वाले व्यक्ति शहर में रह सकता है, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति ऊंचे भवन बना सकता है। इस तरह से हम उनका स्तरीकरण कर सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में व्यक्तियों को ऊंचा स्थान मिलता है जिनके पास अच्छे भवन हो, अच्छी बिल्डिंग हो। अमेरिका या यूरोप जैसे विकसित जो देश हैं, उन जगहों पर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी हम बहुत अच्छे मानते हैं। मतलब दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को हम ऊंचा स्थान देते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी को भी ये देखा जाए तो वास्तविक रूप से एक खुला या स्वतंत्र स्तरीकरण होता है। राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले जो लोग होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम सामान्य रूप से ऊंचा स्थान देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी कुछ आवश्यकताओं को या हमारी समस्याओं को निदान करने में उनका सहयोग, उनसे अनेक अपेक्षाएं रखते हैं और वो गांव को, जिला को, राज्य को या देश को चलाने में वे अपने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। और उनका हम अलग अलग रूप से स्तरीकरण कर सकते हैं। राजनीतिक पक्ष से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको हम उच्च वर्ग मानते हैं, क्योंकि वो समाज की सेवा करते हैं, समाज के लोगों को वो सही रास्ता दिखाते हैं, अनेक समस्याओं का वो निदान करते हैं। इसलिए राजनीतिक भागीदारी भी एक खुला स्तरीकरण है जिसमें हर व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। उसमें कोई पाबंदी नहीं है, उसमें किसी तरह से आय का या रंग का कोई निर्धारण नहीं है। किसी भी तरह से हम उसमें जा करके या उस राजनीतिक पक्ष में हम जुड़ करके हम कार्य को कर सकते हैं और उस स्थान को पा सकते हैं। तो इस तरह से सामाजिक स्तरीकरण को हम दो प्रकारों में विभाजित करते हैं।
जो कि मैंने पहले बतलाया, बंद स्तरीकरण, और दूसरा बतलाया था खुला स्तरीकरण।